हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम कानून और व्यवस्था टॉपिक जो शुरू किया था उसे कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, यह टॉपिक बहुत बड़ा भी है और बहुत महत्वपूर्ण है और बीपीएससी के दृष्टि से इससे हर साल क्वेश्चन आता रहा है। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे पिछले बार भी आया था, कि कानून और व्यवस्था का अस्थायी विकास के साथ संबंध पूछा गया था। इसके पहले केंद्र स्तर पर क्या क्या अभिकरण है कानून और व्यवस्था को, उसके बारे में पूछा गया। फिर राज्य स्तर पर क्या क्या अभिकरण है कानून और व्यवस्था का, उस पर पूछा गया। पिछले साल मतलब इसके पहले यानी 60-62 में इस टॉपिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार राज्य में कानून और व्यवस्था प्रशासन हेतु उत्तरदायी तंत्र का संगठन और कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचना करे। ये क्वेश्चन आया था। तो ये टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट, पहले भी आया है। प्रशासनिक जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग के रिकमेंडेशन पर एक बार क्वेश्चन आया था कि क्यों ना एक प्रभावी कानून और व्यवस्था के लिए कानून पुलिस को अलग कर दिया जाए, व्यवस्था पुलिस को अलग कर दिया जाए। ये क्वेश्चन ये भी आया था। एक बार क्वेश्चन आया था कि अर्धसैनिक बलों के मतलब अनियमित प्रयुक्ति से राज्य को कानून और व्यवस्था बहाल करने में कठिनाई आती है। तो इस तरह से इस टॉपिक पर कई क्वेश्चन आते रहे। एनीवे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा उसी को और आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक बहुत संवेदनशील है और आप जानते हो कि भारतीय संघ जो है वह पूरी तरह संघ नहीं है, यह अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। जैसे जिस रूप में चाहे आप उस रूप में पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में जैसे हम सहकारी संघवाद की तरफ बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक सफल भी हुए। प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहे हैं। वही प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, उच्च श्रेष्ठ मूल्यों पर आधारित हो, जनता के हित को केंद्र बिंदु पर ध्यान पर रखकर किया गया हो। चलिए तो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कानून और व्यवस्था प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हुआ। जब राज्य कुछ कार्य को संपन्न करते थे, 4-5 कार्य को संपन्न करते थे, तब भी कानून और व्यवस्था महत्वपूर्ण होता था। आज से हजारों वर्ष पहले क्या काम था? राजस्व संग्रह करना, राज्य को बाहरी दुश्मनों से बचाना, समाज में अमन चैन बनाए रखना, और कभी प्राकृतिक आपदा इत्यादि आ जाए तो राहत सहायता कार्य करना, यही ना काम होता था पहले राजशाही व्यवस्था में। समझ। फिर बाद में जो आज हम जिस आधुनिक राज्य में रहते हैं, यहाँ प्रशासन 2000 से भी ज्यादा कार्यों को करता है। इसके बावजूद कानून और व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बतला दूं, कानून और व्यवस्था के बारे में कल बतलाया था कि कानून और व्यवस्था को आप बहाल कर दिए, मतलब मान ले कि आपका शासन सही दिशा में जा रहा है, आपने आधा यात्रा तय कर दिया है, अब विकास तो अपने आप हो जाएगा। मैंने क्या बतलाया कि कानून और व्यवस्था का अच्छा होने का मतलब होता है समाज में ऑल इज वेल का होना, क्योंकि ये किसी भी कारण से प्रभावित हो सकता है। राजस्व प्रशासन से, विकास प्रशासन से, नियामकीय प्रशासन से, बिजली आपूर्ति से, सड़क निर्माण से, किसी भी कारण से कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकता है। क्लियर? और जब तक कानून और व्यवस्था बेहतर होगा नहीं, तब तक विकास हमारे संभव नहीं है। अस्थायी विकास तो बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से कानून और व्यवस्था अभिशासन के लिए, विकास के लिए, संभावना के लिए, समृद्धि के लिए आवश्यक है। विकसित देश को देख लो, जो आज देश विकास के पैमाने पर ऊपर है, कानून और व्यवस्था से बहुत अच्छे श्रेणी में आते। और भारत ले लो या फिर एशियाई अफ्रीकी देश ले लो, अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, कानून व्यवस्था के दृष्टि से बहुत चौपट है। मतलब चौपट नहीं, मतलब बहुत हद तक कमजोर है अमेरिका के तुलना में। तो उस हिसाब से क्या कि विकास तो उसी हिसाब से प्रभावित भी होता है। राज्य स्तर पर भी देख लो, उधर गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह ले लो, आंध्र जैसे ले लो, आप कर्नाटक ले लो, उधर बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह ले लो, दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत तो नजर आता है और उसी हिसाब से विकास भी नजर आता है। तो कानून व्यवस्था शुरू से ही कह लो प्रांतीय महत्व, स्थानीय महत्व का विषय था, और इसलिए इसे प्रांतीय सूची में रखा गया। लेकिन भारत में संघात्मक ढांचा पर एकात्मक प्रवृत्ति हावी है और ये कानून और व्यवस्था पे भी देखा जा सकता है। केंद्र संघ में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में ऐसे कई विषय हैं जिस पर केंद्र का संसद विधि बना सकती है, केंद्र प्रशासन कर सकते हैं और इसके माध्यम से राज्य में कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
तो इस लिहाज से कानून और व्यवस्था वर्चुअली क्या होता है, एक समवर्ती महत्व का विषय रह जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से मैंने आपको बताया, कोशिश किया है कि देखिए कानून और व्यवस्था में केंद्र स्तर पर कौन कौन एजेंसी है जो कानून और व्यवस्था को प्रोवाइड करता है। सबसे ऊपर तो गृह मंत्रालय हुआ, गृह मंत्रालय के अधीन 6 विभाग हुआ। केंद्र स्तर पर कई अभिकरण है, जैसे केंद्रीय सूचना अभिकरण जिसमें IB राव वगैरह आता है जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दूसरा हो गया केंद्रीय पुलिस संगठन हो गया, इसमें हम लोग BPRD, DAFS वगैरह को, डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस वगैरह रखा। फिर केंद्रीय पुलिस संगठन, पुलिस बल को रख लिया, CRPF, BSF, ITBP वगैरह वगैरह। फिर केंद्रीय जांच अभिकरण हो गए, जैसे NIA हो गया, CBI हो गया, ED हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये सब जांच करते हैं घटना घटित होने के बाद, और ये सब मिलकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य को मदद करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन कानून और व्यवस्था बहाल कहाँ होता है, राज्य स्तर पर होता है। क्लियर है? तो एक्चुअली कानून और व्यवस्था से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। क्लियर है? अब भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 क्या कहता है, कानून और व्यवस्था प्रांतीय सूची का विषय, और जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था के लिए कलेक्टर उत्तरदायी होता है। और कलेक्टर को इस कार्य में कौन सहयोग देता है, कई अधिकरण देते हैं, लेकिन जिला पुलिस बल SP के नेतृत्व में जिला पुलिस बल हुआ, जिला न्यायालय हुआ, जेल प्रशासन हुआ, सूबेदार सूचना के तंत्र हुआ, गुप्तचर संस्थाएं हुई, समझ रही है, सब उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने में। तो वर्चुअली यही मोटा मोटी मान लीजिए कि कानून व्यवस्था वर्चुअली राज्य स्तर का राज्य सूची का विषय है टेक्निकली, और जिला स्तर पर बहाल होता है। और जिला स्तर पर अभी वर्तमान में कलेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कलेक्टर को इस कार्य करने में कौन हेल्प करता है, SP हेल्प करता है। SP के नेतृत्व में पूरा जिला पुलिस बल होता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा आप देखते हो राज्य में और भी काम, जैसे IPC को ले लो, CRPC को ले लो, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को ले लो, ये सब भी क्या करते हैं, कानून और व्यवस्था को फंक्शनिंग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मेन कौन है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 जो कालक्रम में बदल गया। जैसे बिहार में 2007 में नया कानून बन गया, तो बिहार पहला हो गया भारतीय पुलिस अधिनियम या बिहार पुलिस अधिनियम, फिर IPC, फिर CRPC, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सब भी कानून और व्यवस्था बहाल करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं उसको। क्लियर है? तो राज्य स्तर पर क्या होता है, जो राज्य स्तर पर शीर्ष राज्य प्रशासन के शीर्ष स्तर पर जो मुख्यमंत्री होगा वह राज्य के सभी क्रियाकलापों के लिए अंतिम रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा, जिसमें कानून और व्यवस्था भी शामिल है। तो राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए राजनीतिक रूप से अंतिम रूप से उत्तरदायी कौन हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन वर्चुअली राज्य में एक गृह विभाग होता है जो कानून और व्यवस्था को देखता है। तो गृह विभाग जो हुआ उसका एक मंत्री होते हैं, कभी कभी ज्यादातर परिस्थिति में मुख्यमंत्री अपने पास रखता है, समझ रहे, या कभी गृह मंत्री के अलग से बनाते हुए से वर्तमान में स्वयं अपने रखे हुए मुख्यमंत्री गृह विभाग को, समझ रहे। गृह विभाग के अंदर में एक प्रशासनिक प्रधान जिसको गृह सचिव कहते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है, और राज्य में पूरे कानून और व्यवस्था सहित जितने भी आंतरिक मामला हो उसका प्रशासनिक प्रधान हो गया। गृह विभाग के साथ एक उसका कह सकते हो कार्यकारी विभाग है जिसका नाम है पुलिस विभाग, वो मेन कानून और व्यवस्था को मैनेज करता है। तो राज्य में जो पुलिस विभाग होता है वह गृह विभाग का कार्यकारी विभाग हुआ, और उसी के कंधों पर क्या होता है, कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है। तो जो पुलिस विभाग का प्रधान कौन होगा, DGP होगा। समझ, पहले IG होता था, अब DGP होता है। क्लियर है? तो DGP पुलिस विभाग का प्रधान हो गया। DGP के सहायता के लिए एक आध ADGP हो सकते हैं, मतलब अपर पुलिस महानिदेशक हो सकते हैं। राज्य जो होगा वह जोन में बटा होगा, समझ, बिहार के बारे में और वहाँ का प्रधान कौन होंगे, IG होंगे। क्लियर है? जोन जो होगा वह रेंज में बटा होगा, जिसके प्रधान कौन होंगे, DIG होंगे। रेंज क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में बटा होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, SP होगा। और वर्चुअली कानून और व्यवस्था जिला स्तर पर ही बहाल होता है, यहीं पर DM और SP मिलकर कानून और व्यवस्था मैनेज करते।
फिर डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, सब डिवीजन में बटा होगा, जिसका प्रधान क्या होगा, एसडीपीओ होगा। तो एसडीपीओ होगा जो एएसपी भी हो सकता है, डीएसपी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा है, ठीक है। उसके बाद सब डिवीजन बटा होगा सर्किल में, इसका प्रधान सर्किल इंस्पेक्टर कहलाएगा। फिर सर्किल के अंदर बहुत सारे थाना होंगे, पुलिस स्टेशन, समझे, जिसके प्रधान कौन होंगे, एसएचओ कहलाते हैं। अब एसएचओ का स्वरूप निर्भर करता है, अगर बड़े शहर का थाना है तो उसका प्रधान इंस्पेक्टर हो सकता है, और छोटा थाना है तो उसका सब इंस्पेक्टर हो सकता है। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। थाना को आप मान लो कानून और व्यवस्था का प्राथमिक इकाई। कल आपको बता रहे थे कि 1673 में पहली बार थाना बना था बॉम्बे में, है कि नहीं, मैंने आपको कल बताया था कि थाना सबसे पुराना इकाई हुआ और सबसे महत्वपूर्ण इकाई हुआ। आप इसको थाना कह सकते हो कट एज लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सॉफ्ट फ्लोर लेवल हुआ, यहीं से कानून और व्यवस्था मैनेज किया जाता है। और ऊपर बैठे हुए जितने लोग हैं सब सुपरवाइजरी भूमिका निभाते हैं, पर्यवेक्षणकारी भूमिका निभाते हैं, सहयोगी भूमिका निभाते हैं, लेकिन मेन कानून और व्यवस्था कहाँ बहाल होता है, थाना स्तर पर बहाल होता है। क्लियर है। और जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कौन हो गया, डीएम या डीए कलेक्टर इसके लिए उत्तरदायी हो गया, जो एसपी के सहयोग से सुनिश्चित करता है। क्लियर है। थाना भी कई प्रकार का होता है, जैसे महानगरीय थाना, ग्रामीण थाना, शहरी थाना, समझ रहे, महा कह सकते रेलवे थाना, हरिजन थाना, महिला थाना, इस तरह से कई वर्गों में थाना बटा रहता है। थाना का प्रधान क्या कहलाता है, एसएचओ कहलाता है, जिसको कहीं कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिसर इंचार्ज भी कहते हैं, जैसे थाना प्रभारी इसको कह सकते हो। समझ रहे, उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों होगा, डिपेंड करेगा कि थाना कहाँ का है, शहर का है कि गाँव का है, इस पर। उसके बाद इस थाना में कई सब इंस्पेक्टर होंगे, उसके नीचे कई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, उसके नीचे हेड कांस्टेबल होंगे, फिर उसके नीचे कांस्टेबल होंगे। कुछ राज्यों में असिस्टेंट कांस्टेबल भी देखने को मिलता है, बिहार में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह असिस्टेंट कांस्टेबल भी कुछ देखने को मिलते हैं। तो आप जब एग्जाम यूपीएससी में इंटरव्यू लोगे, और खासतौर पर पुलिस में डीएसपी पद अगर ऑप्ट कर रखा है तो आपसे पूछेगा, अच्छा बताइए पुलिस प्रशासन का हायरार्की क्या है, तो आप बतला सकते हो कि डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक के बारे में बतला दोगे कि कहाँ पर किस लेवल पर काम करते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो कानून और व्यवस्था वर्चुअली बहाल किसके द्वारा किया जाता है, कलेक्टर के द्वारा जिला स्तर पर। और उस स्तर पर मेन हेल्प कौन करता है, जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में पूरा पुलिस बल, जिसमें थाना, एसडीपीओ सब पूरा रहते हैं। क्लियर। इसके अलावा जेल प्रशासन को मैंने बतलाया, फिर न्यायालय को बतलाया, फिर गुप्तचर संस्थाओं को बतलाया, बेतार व्यवस्था को बतलाया। हाँ, ये सब भी क्या करते हैं, कानून और व्यवस्था बहाल करने में मदद करते हैं। हर राज्य में देखते होंगे उसका होमगार्ड होता है, समझ, होमगार्ड गृह रक्षा दल, गृह रक्षा वाहिनी, उसका भी सहयोग कानून व्यवस्था बहाल करने में लिया जाता है। समझ, ट्रैफिक के लिए अलग से ट्रैफिक पुलिस होता है। जिला जो होता है, जिला पुलिस को बांट दिया जाता है, एसपी होता है ना, वहाँ एसपी हो गया, जिला का पूरा प्रधान हो गया, और डिपेंड करता है उस हिसाब से, सिटी एसपी, रूरल एसपी, अर्बन एसपी, ये सब बांट दिया, सिटी एसपी, रूरल एसपी, ट्रैफिक एसपी। एक ट्रैफिक को देख रहा है, जैसे पटना में देखो ट्रैफिक एसपी हो गया, एक रूरल एसपी हो गया, एक अर्बन एसपी मतलब सिटी एसपी हो गया। क्लियर। उसके नीचे एएसपी होंगे, उसके नीचे डीएसपी होंगे, वगैरह वगैरह। क्लियर है। तो कानून और व्यवस्था वर्चुअली बहाल करता है टेक्निकली कलेक्टर, और उसमें ये लोग क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। और कलेक्टर रिपोर्ट किसको करता है, राज्य सरकार को करता है, गृह विभाग को करता है कानून व्यवस्था के लिए। तो कानून व्यवस्था में एक तरह से देखोगे ड्यूअल हायरार्की काम कर रहा है। एक हायरार्की हुआ जो कलेक्टर वाला हुआ, कलेक्टर डिप्टी, उसके ऊपर प्रमंडलीय आयोग, गृह सचिव वगैरह वगैरह हो गया। और एक जो हो गया वह कौन हो गया, पुलिस का जो मेन है। क्लियर है, मेन पुलिस का ही है, लेकिन उसमें सुपरवाइजरी रोल किसका है, आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका प्रधान कलेक्टर हो गया। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो जिला कानून और व्यवस्था में जिला स्तर पर दोहरा पर मतलब कह सकते पद सोपान देखा जा सकता है, दोहरा तंत्र हो सकता है। हमारे एक होता है जो एसपी को ले लो, एसपी का इस तरह से भूमिका हो गया, एसपी टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, अपने सीनियर, जिसमें डीआईजी, आईजी वगैरह होते हैं। और फंक्शनली या जनरल में रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं, कलेक्टर के प्रति होते हैं। तो एसपी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, एक कलेक्टर के प्रति और एक अपने डीजीपी के प्रति। क्लियर है।
और मतलब कह सकते हो डीएम के समान पर्यवेक्षण में कानून और व्यवस्था बहाल किया जाता है। और मैंने बताया कि कानून और व्यवस्था बहाल करने में जिला पुलिस बल के अलावा न्यायालय का सहयोग लिया जाता है, बंदी गृह का सहयोग लिया जाता है, हमारे क्या जेल का सहयोग लिया जाता है, गुप्तचर संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है, बेतार तंत्र यंत्र है उसका सहयोग लिया जाता है, फिर ग्राम गृह रक्षा वाहिनी हुआ उसका सहयोग लिया जाता है। हर राज्य का अपना यह होता है, क्या कह सकते हैं आप, मिलिट्री पुलिस होता है, जैसे बिहार में बीएमपी हुआ, कहीं एमएसपी, समझ रहे हैं, मालाबार स्पेशल पुलिस हुआ केरल में, तो उत्तर प्रदेश में प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेबलरी हुआ पाक। तो ये सब क्या होता है, राज्य के सशस्त्र बल होते हैं। झारखंड में जैप होता है। तो ये भी कानून और व्यवस्था में क्या करते हैं, सरकार को मदद करते हैं या पुलिस को मदद करते हैं। इसके अलावा बिहार में आपने देखा होगा कि जो पुलिस आर्मी से रिटायर्ड लोगों के लिए एक सैप बनाया गया था, स्पेशल एक्सिलरी पुलिस, वो भी कानून और व्यवस्था में मदद करता था। महिलाओं के लिए बिहार में एक अलग से बटालियन बना हुआ है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा यहाँ पर अपराध नियंत्रण के लिए या आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस बना हुआ है, समझ रहे हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन। एंटी टेररिज्म स्क्वाड बना हुआ है यहाँ पर, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो वर्चुअली इन सब के सहयोग से कानून व्यवस्था बहाल किया जाता है। और जरूरत पड़ने पर क्या होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र इत्यादि में पारामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग लिया जाता है, जो सीआरपीएफ मेन होते हैं। फिर आईटीबीपी वगैरह का भी सहयोग लिया जाता है, इनमें सीआरपीएफ रहता है, और आईटीबीपी या बीएसएफ वगैरह का भी सहयोग लिया जाता है कानून व्यवस्था बहाल करने में, खासतौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, खासतौर पर दंगा या कोई, जैसे जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हो सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी तीनों मिलकर कानून व्यवस्था को मैनेज करती है। जरूरत पड़ने पर आर्मी भी कॉम्बेट करती है। तो लेकिन अदरवाइज अन्य राज्य में इन जनरल सामान्य परिस्थिति में राज्य पुलिस बल, राज्य सशस्त्र पुलिस बल और फिर जरूरत पड़ने पर अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नहीं सुलझ रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, किसका सहयोग लिया जाता है, फिर लिया जाता है आर्मी का सहयोग लिया जाता है। आर्मी का सहयोग एक अपवाद के रूप में लिया जाता है, क्योंकि आर्मी को आमतौर पर नागरिक कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों, अगर नागरिक आर्मी आती है तो अपने कमांड में काम करती है, वह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कमांड में काम नहीं करती, और कलेक्टर से अधिकार अपने हाथ में ले लेगी और अपने कमांड के हाथ से के माध्यम से काम करेगी। इसलिए नागरिक कार्यों में सेना का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, आमतौर पर न के बराबर ही किया जाता है। अर्धसैनिक बलों का सहयोग किया जाता है और वह कानून व्यवस्था बहाल करने में मदद करता है। समझ में आया आपको कि आपके राज्य बिहार में कानून व्यवस्था का संगठन क्या हुआ, तो आपके राज्य में कानून व्यवस्था का जो संगठन हुआ वह पुलिस विभाग हो गया, समझ रहे, गृह विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया। ये कानून व्यवस्था मदद करने के लिए मुख्य विकरण है। इसके अलावा आपके राज्य में और क्या क्या है, इसके अलावा आपके राज्य में गृह मतलब होमगार्ड हुआ, बीएमपी हुआ, सैप हुआ, एटीएस हुआ, महिला बटालियन हुआ, ये सब इसमें हेल्प करते हैं। प्लस जरूरत पड़ने पर किसका सहयोग लिया जाता है, पारामिलिट्री फोर्सेस का भी सहयोग लिया जाता है। क्लियर है। तो राजनीतिक कानून व्यवस्था के लिए राजनीतिक रूप से कौन अंतिम रूप से उत्तरदायी हुआ, तो मतलब मुख्यमंत्री हुआ। प्रशासनिक रूप से अंतिम रूप से कौन हुआ, तो मुख्य सचिव वगैरह हुआ। लेकिन जनरल में ये काम करता कौन है, तो डीजीपी करता है, और डीजीपी के अंदर पूरी व्यवस्था काम करता है। कानून व्यवस्था में जो मेन एक्ट है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 है, जिसके तहत जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कलेक्टर होता है, और उसके उस कार्य में सहयोग कौन करता है, जिला पुलिस बल और कई अभिकरण करते हैं। क्लियर है। तो जैसे आपसे आता है संगठन, तो आप बतला दोगे डीजीपी वाला पूरा, क्लियर है, और पारामिलिट्री फोर्स वगैरह का भी उल्लेख कर दोगे, और बताओगे समान परिस्थिति में तो वही जिला पुलिस बल, होमगार्ड, बीएमपी, ट्रैफिक पुलिस, महिला बटालियन, ये सबके सहयोग, क्या कहता है आपका सैप इत्यादि के सहयोग से कानून व्यवस्था बहाल किया जाता है। आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि से निपटने में पारामिलिट्री फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रल पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और अंतिम विकल्प के रूप में क्या होता है, यह इस्तेमाल करते हैं सेना को, जो ऑलमोस्ट बहुत कम होता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ में आ गया आपको।
अब हम लोग यार देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर रहते आलोचनात्मक करें तो आलोचनात्मक में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी पुलिस प्रशासन पर भी वर्कआउट कर ले कि जब आप कानून व्यवस्था बोलते हो तो आपके जहन में सबसे पहले कौन गूंजता है, कौन कौन होता है, तो पुलिस को गूंजता है। होता है कि कानून व्यवस्था का जिम्मेवारी मुख्य रूप से पुलिस को ही दिया गया। समझ रहे, पुलिस शब्द जो है वह एक्चुअली पोलिटिया शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, कानून व्यवस्था बहाली के लिए राज्य का अंग, राज्य का एक अभिन्न अंग होता है जिसके कंधों पर क्या होता है, कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है। पुलिस को आप समझ सकते हो मतलब सबसे पुराने संगठनों में से एक होगा। जैसे वैसे तो मौजूदा रूप जो पुलिस का है वह कब डेवलप हुआ है, वो तो डेवलप हुआ है आपका ब्रिटिश शासन काल में डेवलप हुआ है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बड़े पुराना संगठनों में से। क्लियर है। भारतीय पुलिस अधिनियम जो मैंने बोला 1861, समझ रहे हैं, वह भारत पुलिस के कार्य निर्धारित किए। तो पुलिस के उसने क्या क्या कार्य निर्धारित किए हैं, तो उसने कहा जितने भी कार्यकारी आदेश होते हैं और नियम कानून जो ऊपर से बनकर आते हैं उसको क्या करना होता है, लागू करना होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना होता है, इसे मतलब नागरिक जन जीवन को प्रभावित करने वाले सूचना संग्रहित करना होता है और उसको संग्रहित करना होता है। समझ रहे, कहीं कोई घुसपैठ तो नहीं हो रहा, कहीं कोई जेल ब्रेक का घटना तो नहीं होने वाला, कोई आतंकवादी घटना तो नहीं होने वाला, और पब्लिक को उसके बारे में जानकारी देना। तीसरा क्या होता है, अपराध को घटित होने से रोकना, अव्यवस्था को घटित होने से रोकना। नेक्स्ट क्या होता है, मतलब ये अपराध का जांच करना और दोषियों को क्या करना, दंडित करना। समझ रहे हैं, जो लोग जिन पर एक्चुअली क्या होता है, जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का भय होता है उन पर नजर रखना और उनको अंदर करना जरूरत पर। उसके बाद दारू का दुकान हुआ या फिर जुआ घर हुआ या फिर ऐसा कहीं भी जहाँ गलत सलत गतिविधियां होती है उसका निरीक्षण करना। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया कार्य, ये निर्धारित किया गया है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के था। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। पहला काम क्या बतलाया कि जो ऊपर से जो भी आदेश बना है सरकार का उसको लागू करवाना। समझ रहे, दूसरा क्या होता है कि सूचना संग्रह करना और पब्लिक को उसको अवेयर करना। तीसरा अपराध को घटित होने से रोकना, फिर अपराध का जांच करना और दोषियों को दंडित करना, फिर जो असंदिग्ध गतिविधि वाले लोगों को पकड़ना, पहचान करना, उसके गतिविधियों पर नजर रखना, और अल्कोहल शॉप यानी शराब का दुकान, जुआ घर इत्यादि पर नजर रखना, निरीक्षण करना। क्लियर है। अभी आपने देखा होगा बिहार में या भारत में देखा होगा कि जो लॉकडाउन में शराब दुकान खोला गया तो भीड़ लग गया, तो उसको रोकने के लिए पुलिस के ही काम आई, है कि नहीं। फिर अभी सुधार आयोग जो वीरप्पा मोइला की अध्यक्षता बनी थी, उसने भी पुलिस के कुछ काम निर्धारित किए। तो इसके अनुसार पुलिस का काम क्या है, तो पहला है अपराध को रोकना, समझ, सूचना संग्रह करना और अपराध को रोकना। दूसरा क्या, अपराध का जांच पड़ताल करना। तीसरा क्या है, अमन चैन बनाए रखना। चौथा क्या है, जो फौजदारी मुकदमा होता है उसमें सहयोग देना। पांचवा क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति में जिला में प्रतिष्ठान में उसकी रक्षा करना। और छठा काम क्या हुआ, सेवा अभिमुखी कार्य। बहुत सारे सेवा चुनाव कार्य चल रहा है, आपातकालीन परिस्थिति हो गया, परिवहन यातायात नियंत्रण हो गया, कहीं भूकंप वगैरह आ गया। तो जैसे आप देखते होंगे ना, अभी तो कोरोना में पुलिस की जो भूमिका जिस तरह से बढ़ी है, ये तो गौर करने योग्य है, और पुलिस ने बड़ी बेखूबी इस भूमिका को निभाया। तो पुलिस के बारे में बहुत सारा जो अप्रीहेंशन था, पुलिस के बारे में बहुत सारे जो नकारात्मक छवि थी, पुलिस के बारे में बहुत सारा मनगढ़ंत बातें थी, पिछले कोरोना से निपटने में जिस तरह उसने काम किया उससे बहुत हद तक साफ हुआ और क्लियर हुआ कि पुलिस रियली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। समझ रहे हैं। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने पुलिस के 6 कार्य बतलाए। पहला कार्य अपराध को रोकना, दूसरा अपराध का जांच करना, तीसरा नागरिक व्यवस्था बनाए रखना, चौथा फौजदारी मुकदमा में सहयोग देना, फिर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करना, और फिर आपात हुआ, आपदा हुआ,
चुनाव हुआ, नागरिक समायोजन हुआ, ये सब में सहयोग प्रदान करना, यातायात हुआ ग्रह, ठीक है। तो जैसे वर्तमान में कोरोना में कर रहा है, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जैसे कभी देखो बड़ी, कभी चक्रवात आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी भूकंप हो जाता है, तो उसमें राहत कार्य वगैरह चलाना होता है तो प्रशासन पुलिस चलाती है, मदद करते हैं, समझा गया। तो पुलिस जो है, आप कह सकते हो भारत पुलिस और कानून और व्यवस्था एक दूसरे का पर्याय है, और उन्हीं दोनों, जैसा अभी आपको मैं पुलिस का हायरार्की बतला रहा था कि पुलिस के शीर्ष पर कौन होता है राज्य स्तर पर, पुलिस राज सूची का विषय, क्लियर है। और इसके शीर्ष पर प्रधान कौन, डीजीपी हो गया, और सबसे नीचे कौन होता है, कांस्टेबल होता है। और पुलिस का जो फंक्शनिंग यूनिट है, जहाँ पुलिस मेनली काम करता है, वो थाना हुआ, जिसको पुलिस स्टेशन कहते हैं, और मेन वही काम करता है, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप देखो भारतीय व्यवस्था, भारतीय पुलिस केंद्र में जो ये सब सुपरवाइजरी भूमिका निभा रहे, और ये वर्चुअली ये सब मेन काम कर रहे हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने में। मैंने पुलिस की भूमिका को 4 वर्गों में बांटकर व्याख्या करने की कोशिश किया कि पुलिस का राजनीतिक भूमिका, पुलिस का प्रशासनिक भूमिका, पुलिस का आर्थिक भूमिका और सामाजिक भूमिका। पुलिस राजनीतिक भूमिका में क्या करता है, चुनाव हुआ या फिर गणमान्य मंत्री हुए, उन लोग की सुरक्षा देना हुआ, हमारे जो नीति निर्धारण हुआ उसका क्रियान्वयन करने में राजनीतिक व्यवस्था को सहयोग करता है। दूसरा, पुलिस राजस्व प्रशासन हुआ, विकास प्रशासन हुआ, सबको सहयोग करता है कि नीतियों का क्रियान्वयन करने में। फिर जितने आर्थिक गतिविधियां, दुकान, बाजार सब चलते हैं, उसमें कानून और व्यवस्था की गारंटी किसको देनी होती है, पुलिस को देनी होती है। और समाज में सद्भाव बना रहे, समता बना रहे, या फिर कह सकते हो शांति बना रहे, ये जिम्मेवारी किसकी है, पुलिस की। तो पुलिस क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री को या राजनीतिक व्यवस्था को नीति क्रियान्वयन करने में सहयोग देता है, प्रशासन के विभिन्न अधिकरणों को सहयोग देता है, मतलब अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसमें व्यवस्था हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड करता है, और समाज में अमन, चैन, न्याय ये सब सुनिश्चित हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक सामाजिक न्याय की भूमिका करता है, परिवर्तन की भूमिका निभाता है, हमारे व्यवस्थापक की भूमिका निभाता है। हमारे व्यवस्थापक का मतलब एक कानून व्यवस्था बना रहे, न्याय के सामाजिक मतलब कह सकते हो न्याय में सहयोग देता है, विकास में सहयोग देता है, जिसका कोई देख नहीं कर सकता है। जैसे जैसे डेड एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी पड़ा, कोई देखभाल करने, पुलिस का ही जिम्मेवारी, उसको उठाए, उसको पोस्टमार्टम में भेजे, उसका कोई आदमी नहीं आता, उसको अंत्येष्टि कराए वगैरह वगैरह। तो पुलिस की जो भूमिका बहुत जबरदस्त है, बहुत व्यापक हो जाती, क्लियर है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो आप देखते हो कि केंद्र स्तर पर ये, राज्य स्तर पर ये, और ये वर्चुअली काम करते हैं कानून व्यवस्था बाहर। लेकिन आप देखो कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बना था, आईपीसी, सीआरपीसी सब ब्रिटिश कालिक है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी ब्रिटिश कालिक है। इसके अलावा जो ढांचा पुलिस का बना हुआ है वह सब ब्रिटिश कालिक है, और सिचुएशन बिल्कुल बदल गया। तो आप क्या देख रहे हो आज के तारीख में कि उन्हें जो कानून और व्यवस्था से निपटने के जो तौर तरीके हमारे पास है, जो अधिनियम है, जो संगठन है, जो अभिकरण है, वह 20वीं सदी के या फिर ब्रिटिश कालिक स्वरूप के। और अभी हम लोग के साथ समक्ष जो चुनौतियां हैं, मुद्दे हुआ क्या है 21वीं सदी के, तो उनसे निपट पाने में क्या महसूस करते हैं कि पुलिस प्रशासन या फिर जो कानून और व्यवस्था से संबंधित अभिकरण है पूरी तरह इक्विप्ड नहीं है, पूरी तरह सक्षम नहीं है, पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है? तो जैसे कानून और अगर से अलग से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कानून और व्यवस्था के बिगड़ने के क्या कारण है, समझ रहे हैं। जैसे एक बार बीपीएससी में बहुत पहले क्वेश्चन आया था, किसी टॉपिक का नहीं, जनरल टाइप का क्वेश्चन था कि कानून और व्यवस्था को मतलब कारण क्या है, और फिर उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ, एक बार क्वेश्चन कभी आया था, क्वेश्चन था कानून व्यवस्था को, देखिए क्वेश्चन था, बिहार में कानून और व्यवस्था प्रशासन के समस्याओं का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, इन समस्या का हल करने हेतु आपका क्या सुझाव है।
तो कहता अंग्रेजी में, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार, व्हाट आर योर सजेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कानून और व्यवस्था प्रशासन के मार्ग में क्या क्या समस्या बतला सकते हैं? कानून और प्रशासन की व्यवस्था की समस्या क्या क्या हुआ? तो बहुत सारी समस्या है। जैसे एक समस्या तो खुद, जैसे इन जितना भी मैंने आपको पॉइंट किया जिसमें भूमिका निभाता है, वो कभी कभी समस्या के रूप में हो जाता है। जैसे समाज में बहुत ज्यादा निर्धनता होगा, समाज में बहुत ज्यादा बेरोजगारी होगा, आय और क्षेत्रीय विषमता होगी, इस कारण कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो सामाजिक आर्थिक कारण भी कानून और व्यवस्था को क्या करता है? प्रभावित करता है। राजनीतिक व्यवस्था कैसे प्रभावित करता है? राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, राजनीतिक अपराधीकरण हुआ, वगैरह वगैरह। क्लियर है? प्रशासनिक क्या क्या दिक्कत होता है? खुद पहला पुलिस में जो कब है कि पुलिस में जितना सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पुलिस में भ्रष्टाचार है, पुलिस में नवाचार का अभाव है, पुलिस में संसाधन का अभाव है, इस कारण कानून और व्यवस्था बहाल करने में दिक्कत होती है। फिर अब कभी कभी देखते हो, जैसे बिहार को ही ले लो, तो नेपाल वगैरह से घुसपैठ होता है, बांग्लादेश से घुसपैठ होता है, और वो भी कानून और व्यवस्था को और जटिल बना देते हैं। तो आप कह सकते हैं कानून और व्यवस्था प्रशासन को कई घटक प्रभावित करते हैं। कानून और व्यवस्था प्रशासन के मार्ग में कई समस्याएं, इन समस्याओं में आप राजनीतिक समस्या, प्रशासनिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या और फिर बाह्य समस्या कर सकते हो। तो फिर मेरे को बोलोगे प्रशासनिक, पहले तो मतलब राजनीतिक समस्या क्या हुआ? तो राजनीतिक समस्या मेन हुआ अपराधीकरण हुआ मेन, और पुलिस के कानून व्यवस्था के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप और दखलंदाजी का बहुत ज्यादा होना। दूसरा प्रशासनिक क्या हुआ? पुलिस में जितना सुधार होना चाहिए वो नहीं है, नवाचार का अभाव है, संसाधन का अभाव वगैरह वगैरह। आर्थिक क्या हुआ? समाज में बेरोजगारी, निर्धनता, आय और क्षेत्रीय विषमता वगैरह बहुत ज्यादा। सामाजिक कारण क्या हुआ? जाति, धर्म इत्यादि का, क्षेत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव होना, जातीयता का होना, सांप्रदायिकता का होना वगैरह वगैरह। और वाह में कौन हो गया? तो वाह में आप कह सकते हो कि वाह घुसपैठ हो गया, मतलब स्पॉन्सर्ड क्राइम हो गया। समझ रहे? ये सब जो जाली नोट भेज रहे हैं, मतलब आतंकवादी भेज रहे हैं, घुसपैठ करा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं वगैरह वगैरह, होता कि नहीं होता? तो ये सब कानून व्यवस्था को क्या करते हैं? जटिल बना देते हैं। तो इस संदर्भ में आपके पास क्या सुझाव है? तो देखिए, सुझाव तो बहुत लंबा चौड़ा है, और मैं आपको बता दूं, उन सब सुधारों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सुधार खुद पुलिस सुधार है। जैसा कि पुलिस का स्थापना ब्रिटिश काल में उपनिवेशिक हितों के लिए किया गया था। मानते इस बात को कि पुलिस की स्थापना क्यों किया गया था? उपनिवेशिक हितों के लिए। और ब्रिटिश काल में पुलिस करते क्या थी? ब्रिटिश काल में पुलिस का काम था जो स्वतंत्रता संग्रामी पर बल प्रयोग करना, उन्हें रोकना, उन पर उनका दमन करना। देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया तो जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो उनके दृष्टि से जिनको वो टारगेट करता था, वो राष्ट्रनीति निर्माता बन गए, उनके आका बन गए, उनके मालिक बन गए। तो चाहिए था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी संगठनों में सुधार होना और उसमें पुलिस में भी सुधार करना, लेकिन पुलिस में सुधार किया गया नहीं। और वही ब्रिटिश कालिक कानून स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कंटिन्यू रहा। तो जिस पर वो कभी वो दमन करता था, जिसका वह कभी शोषण करता था, वो उसके आका बन गए। हमारे पुलिस बहुत ही विचित्र स्थिति में है, मतलब किंग करता विमूढ़ स्थिति में। इसमें उसमें जितना परिवर्तन अपेक्षा था, जितना परिवर्तन की आवश्यकता थी, उतना परिवर्तन किया नहीं गया। नतीजा क्या हुआ कि पुलिस अगर ज्यादा काम करती है तो भी आलोचना का केंद्र बिंदु, कम काम करती है तो भी आलोचना के बिंदु, जनता के साथ ज्यादा घुल मिल जाती तो भी दिक्कत, जनता के साथ दूरी बना के रखती तो भी दिक्कत, बल प्रयोग करती है तो भी दिक्कत, नहीं प्रयोग करती है तो भी दिक्कत। अभी आपने देखा नहीं, जेएनयू और जामिया और ये सब दिल्ली पुलिस की व्यवस्था नहीं देखा? कुछ करो, आपकी आलोचना होना तो तय है। सब एक लंबे लंबे लेख लेता कि पुलिस को ये करना चाहिए था, पुलिस को वो करना चाहिए था। हाँ, पुलिस जब करती है तो फिर क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस दैट। तो आज के तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई तनाव में है, सबसे ज्यादा कोई संकट में है,
तब सबसे ज्यादा अगर कोई तनाव और आंतरिक मतलब समस्या झेल रहा है तो पुलिस विभाग, उसमें सुधार किया ही नहीं गया जितना सुधार होना चाहिए था, जिस रूप में सुधार होना चाहिए था। ऐसी बात नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काम हुआ ही नहीं, काम तो हुआ, मतलब बहुत सारे सुधार समिति बनाए गए, आयोग बनाए गए, लेकिन ये आयोग और सुधार समिति का अनुशंसाएं ढंग से लागू नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता दूं, पुलिस से संबंधित कुछ सुधार प्रयासों का नाम, जैसे आप कह सकते पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति की स्थापना की गई थी 1971 में। 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। 1992 में जूलियस रिवेरो समिति के गठन की गई थी। 2002 में पद्मना भैया समिति के गठन किया गया था। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार संबंधी दिशा निर्देश दिए थे। 2000 मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में पुलिस पर कह सकते हो कि बहुत सारे अनुशंसाएं किया गया है पुलिस सुधार पर। तो इस दिशा में लगातार प्रयास होते रहा है, क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद भी परिणाम वांछित नहीं आया। जितने भी मैंने सुधार का नाम बोला उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जो धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित हुआ 1977 में। और इसने बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए थे। इसका रिकमेंडेशन में था कि राज्य में एक सुरक्षा आयोग हो, कि कानून पुलिस अलग हो, व्यवस्था पुलिस अलग हो। इसने रिकमेंड किया था कि डीजीपी का कार्यकाल फिक्स हो, उसका चयन निष्पक्ष हो। इसके अलावा इसने पुलिस में केवल एसपी और कांस्टेबल स्तर पर ही बहाली की बात की थी। केंद्रीय पुलिस आयोग के स्थापना के बाद बोली थी, और 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम को बदलकर नया पुलिस अधिनियम बनाने का अनुशंसा किया था। पुलिस के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का, उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप वगैरह को दूर करने का उसने अनुशंसा किया। लेकिन राष्ट्र खाकी बनाम खादी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। खाकी बनाम खादी, समझ रहे, खादी का हमेशा खाकी पर वर्चस्व रहता है और कभी वह उस पर पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता। यही कारण था कि जितने सुधार अनुशंसाएं किए गए किसी को लागू नहीं किया गया। समझ रहे, 2005 में जो कह सकते हैं बिहार के उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे रिटायर्ड श्री प्रकाश सिंह, वो सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की और उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अनुशंसाओं को लागू करने के लिए जनहित याचिका दी है। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का 7 सूत्री दिशा निर्देश दिए और कहे कि सभी राज्य 1 साल के अंदर इस पर काम करे। समझ रहे, जिसमें था पहला था कि राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना हो, फिर दूसरा डीजीपी का जो चयन होता हो नियुक्ति हो योग्यता के आधार पर हो और उसका कम से कम 2 साल कार्यकाल हो, फिर पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष होना चाहिए कम से कम, फिर उनको जब चाहे हटा नहीं दिया जाना चाहिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर को और अन्वेषण को दोनों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए, एक पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना हो जो केंद्रीय पुलिस बल पर उनके मामलों पर नजर रखे और उनमें भी जो अधिकारी उनके कार्यकाल 2 साल निश्चित किया जाए कम से कम। तो ये सब कुछ रिकमेंडेशन किया था, क्लियर है। लेकिन मैं आपको क्या बतलाऊं कि मैक्सिमम राज्यों ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। हमारा राज्य जो बिहार है वह इस पर थोड़ा काम किया और 2007 में इसने एक अपना कानून बनाया जिसका नाम है बिहार पुलिस अधिनियम। समझ, इस अधिनियम में आप देखोगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य था पुलिस की छवि को निखारना, पुलिस को मानवीय रूप देना, लोकतांत्रिक बनाना, जनहितैषी बनाना। इसमें इस अधिनियम में एक प्रस्तावना है, 10 अध्याय है और 97 धाराएं हैं। समझ रहे, इसमें 83 धाराएं जो लिया गया है, समझ रहे कहाँ से लिया गया है, भारतीय पुलिस अधिनियम 1800 यहाँ से लिया गया, भारतीय मॉडल
4-5 में एक समिति बना सोली सौरभ की अध्यक्षता में कि भारतीय पुलिस अधिनियम को बदलकर 1861 को बदलकर एक नया मॉडल अधिनियम बनाया जाए। तो उसी से 83 धारा लिया गया और 3 धारा को इसने अपनी तरफ से भी जोड़ा गया। समझ रहे हैं? जैसे एक था जो इसने अपने तरफ से जोड़ा वह यह था कि SC/ST पर अत्याचार रोकने के लिए अलग से थाना बनाया जाए, नया थाना के। फिर दूसरा था कि अलग से पुलिस के लिए भी संचार व्यवस्था। तीसरा इसने बोला मानव अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में समझ रहे हैं प्रावधान हो और मानवीय मूल्यों की समरसता के आधार पर इसे स्थापित किया जाए। फिर इसके अलावा इसमें और भी रिकमेंडेशन था कि पुलिस को अधिक जिम्मेदार बनाया जाए, पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और गरीबों के प्रति विशेष जिम्मेवारी दी जाए, आपातकाल के दौरान पुलिस के कर्तव्य का बेहतर व्याख्या हो, पुलिस इस अधिनियम में पुलिस के महानिदेशक के अधिकार का भी व्याख्या किया गया, एसपी के अधिकार का भी व्याख्या किया गया, पुलिस महानिदेशक को दंडाधिकार भी दिया गया और कहा गया कि वह किसी पुलिसकर्मी को 15 दिन के लिए हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है। और इसके अलावा इसमें शिकायतकर्ता के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया और इसमें कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष करने और कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक का जो पोस्टिंग होता है उस पर नियमन करने के लिए कहा कि अधिकतम वह कहीं भी 6 साल रहे और एक जोन में अधिकतम 10 साल रहे। इसके अलावा इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए भी अलग से डेस्क बनाने का व्यवस्था किया। समझ रहे? तो जो भारतीय बिहार पुलिस अधिनियम है इसको बेहतर ढंग से देख लीजिएगा, 2007 में आया था और बिहार पुलिस इसमें अग्रणी बिहार सरकार इसमें अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पहल की और बिहार पुलिस अधिनियम कानून भी बना दिए, जैसे पुलिस को अधिक उत्तरदायी, पुलिस को अधिक संवेदनशील, पुलिस को और बेहतर बनाने के दिशा में काम किया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब देखते हैं कि राष्ट्र स्तर पर इस दौरान क्या हुआ। राष्ट्र स्तर पर भी इस दौरान पुलिस सुधार को लेकर संजीदगी बरता गया। हमेशा इस बात को महसूस किया गया कि कानून और व्यवस्था की गारंटी सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। जब तक कानून और व्यवस्था की हम गारंटी नहीं देंगे तब तक राज्य का विकास नहीं होगा और जब तक राज्य का विकास नहीं होगा तब तक केंद्र में भी विकास और सुकून नहीं मिलने वाला। इसलिए जब केंद्र सरकार पार्टिकुलरली मोदी जी के नेतृत्व में आई तो उसने इस पर बड़ी गंभीरता से वर्कआउट किया और कानून और व्यवस्था को उसने केंद्र बिंदु पर रखकर महसूस किया कि कानून और व्यवस्था में रियली काफी लैकिंग है। जैसे यूएन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से समझ रहे हैं कि प्रति लाख जनसंख्या में 222 पुलिस बल होना चाहिए, लेकिन भारत में क्या देखा गया है, 137 पुलिस बल है प्रति लाख। समझ रहे हैं? ये बड़ा कमी आंकड़ा समझ रहे हैं। इसके बाद ये भी महसूस किया भारत में जो पुलिस बल है उसमें 86% जो पुलिस बल है वह कांस्टेबल स्तर पर ही, जिसको पूरे जीवन में 1 ही 2 प्रमोशन मिलता है, जिसका कारण क्या होता है कि वह जो होता है ज्यादा एक्साइटेड नहीं महसूस करता है, कमिटेड महसूस नहीं करता है, ज्यादा मतलब ऊर्जा महसूस नहीं करता है और उसका निष्पादन वो ढीला रहता है। पुलिस में आधारभूत संरचना का भी बड़ी कमी है, अपराध दर बड़ी तेजी से बढ़ा है और पुलिस को अकाउंटेबिलिटी के दिशा में भी और प्रभावी बनाने की जरूरत है। समझ रहे? तो 2005 में आप कह सकते हो 2017 में 17 से 20 में एक अम्ब्रेला स्कीम लागू किया गया, अम्ब्रेला स्कीम लाया गया। उस स्कीम के तहत पुलिस के आधुनिकीकरण करने का वर्कआउट किया गया। इसके तहत जो एक पुलिस मॉडल पुलिस अधिनियम 2015 में बनाने का जो बनाया गया उसको अमली रूप देने का कहा गया। फिर कहा गया कि गृह मंत्रालय के अधीन एक कानून व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए टास्क फोर्स बनाया जाए, महिलाओं का पुलिस बल में ज्यादा प्रतिनिधित्व किया जाए,
उसके बाद कानून और व्यवस्था से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाए। लोकपाल को और फिर लोकपाल और जो अपराध जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उससे पुलिस सुधार को जोड़ा जाए और पुलिस अधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसको क्या कर दिया जाए और अधिक ट्रांसपेरेंट किया जाए, पुलिस को स्मार्ट बनाया जाए। समझ रहे हैं। इसके अलावा इसने बोला कि पुलिस में थोड़ा आधुनिकीकरण किया जाए और ई प्लेटफॉर्म जैसी व्यवस्था की जाए। ई प्लेटफॉर्म में क्या होगा, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल होंगे उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। FIR जो अभी तक जो मौजूदा चल रहा है उस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। साइबर क्राइम के लिए एक अलग से सेपरेट कैडर का निर्माण किया जाए। समझ रहे हैं। लोक सेवकों का क्षमता निर्माण के दिशा में के लिए विशेषज्ञों का दल शामिल किया जाए। समझ रहे हैं। उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पहचान करने के लिए एक प्रौद्योगिक केंद्र की स्थापना किया जाए और साइबर सुरक्षा के लिए एक अलग से क्या डिवीजन बनाए, सेपरेट नेशनल साइबर सिक्योरिटी डिवीजन बनाया जाए। ये किसके तहत है, ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जो 2017 से 2020 के लिए किया गया है और इसका पुलिस का आधुनिकीकरण करना। हमारे क्या क्या इसमें मैंने बतलाया, जो मॉडल पुलिस अधिनियम है उस पर वर्कआउट करना। दूसरा क्या बतलाया आपको, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय में टास्क फोर्स का गठन। तीसरा, महिलाओं का पुलिस में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व हो। चौथा, एक कॉमन नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल नंबर हो जिससे कोई भी कांटेक्ट कर सकता हो। फिर लोकपाल और जो भ्रष्टाचार अधिनियम वगैरह निवारण अधिनियम उसको पुलिस सुधार के साथ जोड़ा जाए। पुलिस प्रधान का जो नियुक्ति वगैरह होता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। फिर इसने कहा कि पुलिस में कह सकते हैं आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा और अधिक बेहतर बनाया जाए, मॉडल वाइज बनाया जाए। सुरक्षा कर्मचारियों के सर्टिफिकेशन के लिए ई प्लेटफॉर्म बनाया जाए। जो FIR जो मौजूदा व्यवस्था होता है FIR का उसको सुधारा जाए, उसको नया किया जाए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अलग से कर्मचारी का संवर्ग बनाया जाए। लोक सेवकों का प्रशिक्षण इत्यादि में और अधिक क्षमता बढ़े, इसके लिए एक विशेषज्ञ दल बने। पुलिस के आधुनिकीकरण के तकनीकी पहचान के लिए एक तकनीकी केंद्र बने। एक अलग से राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सिक्योरिटी डिवीजन बने। क्लियर है। तो ये सब अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा और भी अगर पिछले दिनों सरकार ने इस दिशा पर और वर्कआउट किया है और इसके तहत इसने क्या क्या चीज को शामिल करने की बात की है। सबसे पहला तो इसने बोला कि जो IPC है और CRPC है उसको नए समय के मर्यादा के अनुरूप किया जाए। यह ब्रिटिश कालिक कानून आज इसको एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा इसने एक अलग से पुलिस के यूनिवर्सिटी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा जेल सुधार के बारे में कि जेल जब सुधरेगा तभी कैदी सुधरेंगे, इसलिए जेल सुधार पर भी इसने वर्कआउट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बोला कि जो अपराधी जिस तरह सोचते हैं, अपराधी जिस तरह से रणनीति बनाते हैं, जो पुलिस का जो रणनीति हो कुछ इस तरह हो कि वह 2 कदम उससे आगे ही रहे ताकि पहले ही से उसको भाग कर उससे निपट सके, यानी पोस्ट एक्शन के बजाय प्री एक्शन पर वर्क हो। तो इस प्रकार आप देखते हो कि वर्तमान में पुलिस आधुनिकीकरण के दिशा में लगातार काम चल रहा है। क्लियर है। और मैं उम्मीद किया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में कानून और व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी, क्योंकि आज इसकी निहायत जरूरत है। जिस तरह देश में आज आतंकवादी अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिस तरह से आज देश के समक्ष आंतरिक और चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए कानून और व्यवस्था का प्रभावी होना जरूरी है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में ले लो, लद्दाख में ले लो, सीमावर्ती जो भारत के क्षेत्र है वहां ले लो, नॉर्थ ईस्ट में ले लो, जो बाह्य और आंतरिक चुनौती उसके मद्देनजर कानून और व्यवस्था की
प्रभावी स्थिति आप आवश्यक और अपरिहार्य। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो आप इसी को वर्कआउट करके यहाँ कर सकते हो। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो बतला देना कि ये सब सुझाव, जैसे क्या क्या सुझाव बतलाया आपको, आईपीसी सीआरपीसी में चेंज करना, फिर अम्ब्रेला इस स्कीम जो 2017 से 20 के लिए लागू किया उस पर वर्कआउट कर देना, फिर बतला देना पुलिस यूनिवर्सिटी के बारे में बतलाना, पुलिस रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म के बारे में, कारा सुधार के बारे में बतलाना, फिर बतलाना कि पुलिस के बारे में मतलब आधुनिकीकरण को, सुधार को अपराध से 2 कदम और बेहतर बनाने की दिशा में वर्कआउट करने के लिए कहा गया है। समझ रहे? इसके अलावा और क्या किया गया है, मॉडल पुलिस अधिनियम जो बना है उसको लागू करने के लिए, गृह मंत्रालय में टास्क फोर्स बनाने के लिए, महिलाओं का अधिक से अधिक भागीदारी हो पुलिस में यह सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह ज्यादा पारदर्शी हो, लोकपाल इसके मामलों की जांच कर सके, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इस पर वर्कआउट कर सके, यह सुनिश्चित करना। समझिए सबको आप FIR को बेहतर बनाना, ई प्लेटफॉर्म बनाना, ये सब आप बतला देना। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। ये सब पुलिस के कार्य व्यवहार को और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। क्लियर? देयर इज नो कन्फ्यूजन। समझ में आया आपको? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कानून और व्यवस्था के प्रशासन में क्या समस्या है, तो समस्या तो मैं आपको बतलाया 5-6 समस्या अभी भी है। अभी देखो ना, प्रवासी मजदूर को लेकर अलग से समस्या हो गया, कोरोना को लेकर अलग समस्या है कि नहीं? अभी चाइना, भारत, बांग्ला इधर नेपाल बॉर्डर ले लो, इधर चाइना बॉर्डर ले लो, इधर पाकिस्तान ले लो, हमेशा कुछ न कुछ समस्या रहता है। तो कानून और व्यवस्था, निर्धनता, बेरोजगारी वैसा ही, राजनीतिक दुरुपयोग, हस्तक्षेप चल ही रहा है। तो ये सब कानून और व्यवस्था को क्या करना, वो क्या बताया था, कानून और व्यवस्था तो हर जगह अफेक्ट है, कॉज तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ सीधे कानून व्यवस्था को ही प्रभावित करता है। क्लियर है? तो जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा नहीं, आगे की व्यवस्था को सुधारेगा नहीं। क्लियर? देयर इज नो कन्फ्यूजन। सो दिस इज बेसिक पॉइंट, उसी पर आपको वर्कआउट करना है। चलिए, एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया है, एसपी और डीएम के बीच मतलब रिलेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आया था। जैसे देखो बीपीएससी क्वेश्चन है कि बिहार में जैसे पुलिस प्रशासन का ढांचा बतलाइए। देखिए ना, कहते बिहार में जिला स्तर पर पुलिस संगठन का वर्णन कीजिए। यहाँ से बतला देंगे एसपी से लेकर कांस्टेबल तक का। फिर पूछता है भारतीय पुलिस अधिनियम का भी उल्लेख कर देंगे 1861। फिर पूछता है कलेक्टर और एसपी के बीच तनाव के कारण। समझ रहे? जैसा आप देखते हो कि भारतीय पुलिस अधिनियम ये जो व्यवस्था किया है उसी से आज तनाव, टकराव ये भी देखने को मिल रहा है। 1861 में परिस्थितियां अलग थी। उस समय कानून और व्यवस्था, प्रशासन का स्वरूप भी सरल था और उद्देश्य था प्रभावी नियंत्रण रखना। समझ? और कलेक्टर उस समय क्षेत्र आधारित प्रशासन में मुख्य कर्ता धरता था और एसपी का पोस्टिंग जो होता, नियुक्ति भी गलत, कम योग्यता वाले लोगों को लिया जाता था, उसका एग्जाम भी अलग होता था और तो आईसीएस से जाते थे, तो दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। तो जो व्यवस्था था ब्रिटिश काल में, भारतीय पुलिस अधिनियम 1 नंबर 1, दूसरा आईसीएस और आईपीएस का अलग अलग एग्जाम का स्वरूप होना, समझ रहे हैं, तीसरा कलेक्टर का मुख्य कर्ता धर्ता होना, तो भारतीय प्रशासन का क्षेत्रीय स्वरूप होना। तो ये सब मिलकर क्या कर दिया था, कलेक्टर को कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बना दिया और एसपी को उसके साथ अटैच कर दिया। तो ये व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो चलते रहा, लेकिन धीरे धीरे इस पर फिर सुगबुगाहट होने लगी। फिर एसपी को लगने लगा, जब कोठारी समिति की अनुशंसा के बाद दोनों का परीक्षा एक जैसा होने लगा, एक ही एग्जाम से दोनों क्वालिफाई होने लगे, समझ रहे, तो फिर दोनों में ईगो क्लैश होने लगा और फिर डीएम और एसपी के बीच कई दफा तो कैसे इतना कई ऐसे प्रकरण में जैसे एसपी और डीएम के तनाव के कारण कानून व्यवस्था और वर्षन हो गया। तो फिर दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं। जैसे एसपी के पक्ष में क्या तर्क दिया था कि एसपी क्यों कानून व्यवस्था का प्रधान होना चाहिए, तो एसपी का कहना है, डीएम का पहले देखते, डीएम का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत वह कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था और आज भी है और बेहतर ढंग से काम कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा बोलता है कानून व्यवस्था तो केवल कारण है, ये प्रभाव है, कारण तो कुछ और है, इसका जड़ समाज में, अर्थव्यवस्था में कहीं हो सकता है। तो इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, जो डीएम कर सकता है एसपी नहीं कर सकता है।
तीसरा, भारतीय प्रशासन क्षेत्र रहित प्रशासन है, और क्षेत्र रहित प्रशासन में डीएम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा क्या है, जब डीएम का दूसरे विकास विभाग और कल्याण विभाग सब पर कंट्रोल है, तो फिर पुलिस पर क्यों नहीं। फिर पांचवा, बेहतर समन्वय के लिए भी ये आवश्यक है कि डीएम जो सब पर नजर रखे, कल्याण, विकास, कानून व्यवस्था वगैरह, तो इसलिए ये डीएम के पास ही होना चाहिए। लेकिन एसपी भी अपने तरफ से राग देते हैं, उनका ही अपना कहना, उनका कहना क्या परिस्थिति बदल चुका है। 1861 की परिस्थितियां, अरब की परिस्थितियां अलग है। आज बदले परिस्थिति में कानून और व्यवस्था क्या हो गया, बहुत ही जटिल हो गया है, बहुत ही संवेदनशील हो गया है, एक सेपरेट एक्टिविटी है जो अलग से ध्यान मांगता है। हमारे इसमें तकनीकी जटिलता बहुत ज्यादा बढ़ गया, इससे प्रोफेशनलिज्म का समय जरूरत है, जिसको कलेक्टर मैनेज नहीं कर पाता है। इस कलेक्टर पहले से इतना कार्यभार पर होता है कि वह कानून व्यवस्था के साथ न्याय नहीं कर पाता। इसके अलावा ईगो प्रॉब्लम, टकराव का प्रॉब्लम, समन्वय का अभाव हो जाता है। और कुछ बड़े बड़े शहरों में तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू भी किया गया कि पुलिस को कानून व्यवस्था का बेहतर दे दिया, काम दिया गया, और वह बेहतर कर भी रहा है, तो फिर सब जगह इसे क्यों नहीं लागू किया जाए। और आप देखते हो कि बहुत सारे पुलिस सुधार आयोग ने भी भारतीय पुलिस अधिनियम 1867 को बदलने की कहा। तो दोनों के पक्ष, जैसे उन्होंने इतिहास का वास्ता लिया, उन्होंने वर्तमान का वास्ता लिया, उन्होंने समन्वय का वास्ता लिया, इसने विशेषज्ञता का वास्ता लिया। क्लियर है। उन्होंने कह सकते हो क्षेत्र आधारित व्यवस्था का उल्लेख किया, तो इन्होंने कहा कि कार्य विशेष तकनीकी प्रकृति का है। दोनों का अपने अपने तर्क है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसी के मद्देनजर बिहार पुलिस अधिनियम 2007 जब बना, समझ रहे, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीएम एसपी को, डीएम एसपी लोग का मीटिंग था, उससे बोला लीजिए मैं आपको नया तोहफा देता हूँ, बिहार पुलिस अधिनियम 2007। समझ, तो बहुत सारे पुलिस अधिकारी इस मीटिंग में बोलने लगे, त्राहिमाम मुझे कलेक्टर के चुंगल से बचाइए। समझ, तो ये व्यवस्था तो अभी भी है कलेक्टर, लेकिन अब पहले के तुलना में बहुत कम हो गया, धीरे धीरे डायल्यूशन होते जा रहा है। और आज जो है डीएम जो होते हैं एससीआर का लिखने वाले में, अब उनका एससीआर उधर डीजीपी वगैरह लिखता है, तो थोड़ा सिचुएशन बदल रहा है और डायल्यूशन होते जा रहा है। लेकिन अभी भी टेक्निकली देखा जाए तो भारतीय पुलिस अधिनियम बना हुआ है, उस मायने में उस अधिनियम का प्रावधान जिसके तहत कलेक्टर कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है और एसपी उसमें सहयोग देता है। हालांकि इस प्रावधान में डायल्यूशन हुआ है कुछ, लेकिन कभी भी प्रावधान तकनीकी रूप से यही है। हालांकि कुछ बड़े बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली भी लागू हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर ईगो का कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर लोकहित को सर्वोपरि समझना चाहिए। और अगर कोई वेतन कार्य दशा संबंधी विसंगतियां, तो नीति निर्माता का दायित्व बनता है कि विसंगतियों को दूर करे, और इनके दायित्व बनता है कि ये दोनों एक दल के रूप में समझे और दलीय भावना में काम करे। यहाँ व्यक्तिगत अहम कोई मायने नहीं रखता, मेन है पब्लिक का भला होना चाहिए, कानून व्यवस्था बहाल होना चाहिए। समझ, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था बहाल नहीं होता है, जनता को तकलीफ होती है, उद्देश्य प्राप्ति नहीं होता है, तो फिर ये संस्थागत व्यवस्था जैसा हो वैसा कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए सबको चाहिए कि मिलकर काम करे, ईगो को अलग रखकर दल के रूप में काम करे, सबके एक दूसरे के वास्तविकता और जटिलता को समझे और उसी में काम करे। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको बोला, 2-3 टॉपिक बताया आपको, अब इसे वर्कआउट कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो फोन कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर लिख के पोस्ट कीजिएगा। ओके, थैंक्स, एंजॉय।